नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रीट का पेपर है लेवल 2 का। इसमें हम दोस्तों आज जानने वाले हैं आंसर की के द्वारा। आप अपने आंसर को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बताते जाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो टिक करके जो है आपको सारे प्रश्नों का आंसर क्या करेंगे यहाँ पे बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपने जिस सब्जेक्ट का चुना होगा, पहले भाषा फर्स्ट चुना है, भाषा सेकंड चुना है आपने जो भी, ठीक है। फिर गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन 4 विषयों का आप सभी लोगों के बीच में इसका आंसर की बताया जाएगा, ठीक है। जिसमें से आपको 90 प्रश्न सही होने ज़रूरी हैं, तभी आप जो है रीट मेंस की परीक्षा में जो है आप शामिल हो पाएंगे, ठीक है। तो लगातार चैनल पे दोस्तों बने रहिएगा। हम आपकी रीट की तैयारी लेवल 2 की ज़रूर करवाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इसके जो 30 प्रश्न हैं हम इसको पहले देखेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न इक्वल हैं दोस्तों, सभी के प्रश्न क्या हैं, समान हैं। तो पहला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु अस्थायित्व विकसित करते हैं? प्राक संक्रियात्मक चरण, संवेदी मोटर चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण? तो राइट आंसर दोस्तों आपका संवेदी मोटर चरण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, गुणारोपण सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत? तो राइट आंसर दोस्तों आपका लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य को जो है निर्धारित करने के लिए या फिर प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान और भी ज़्यादा केंद्रित करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? पिछले अनुभवों से ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता, भावनात्मक विनियमन और सामाजिक कौशल, मौखिक कार्यों का विश्लेषण करने की क्षमता या फिर बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता? तो राइट आंसर दोस्तों आपका डी, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता की नई समस्याओं को हल करने की क्षमता ही कैटल ने अपने सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता जो है उससे क्या किया था, जोड़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NCF 2005 के द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र परीक्षा के लिए तथ्य कुशलता से याद कर लें, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत उपलब्धि पर ध्यान देना, शिक्षण के मुख्य उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना? तो राइट आंसर दोस्तों आपका बी, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, वास्तविकता क्या है, ठीक है, उससे जोड़ना और रचनात्मकता को यानी क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करना, ताकि जो है बच्चे और भी आगे बढ़ सकें, कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? उस्मायन का चरण, प्रबोधन का चरण, पुनरीक्षण का चरण या फिर तैयारी का चरण? तो राइट आंसर दोस्तों आपका, पहले आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है, तैयारी का चरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? तो राइट आंसर दोस्तों आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? सहसंबंध टी परीक्षण, स्वतंत्र टी परीक्षण, काई वर्ग परीक्षण
या फिर प्रतिगमन विश्लेषण। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन को सही माना गया आयोग के द्वारा, एक है सहसंबंध टी परीक्षण, एक है प्रतिगमन विश्लेषण। दोनों आंसर क्या हैं आपके यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, सीखना एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता क्या है, आनुवंशिक है। परिपक्वता जानबूझकर किए गए अभ्यास पर आधारित है, या फिर सीखना पर्यावरण से स्वतंत्र है। तो आपको आंसर सही दोस्तों लग गया होगा कि कौन सा सही है। सीखने के लिए बाहरी अनुभव क्या है, आवश्यक है, जबकि परिपक्वता मैच्योरिटी कहाँ से आती है, तो ये जेनेटिक होती है। कहीं ना कहीं से जो है आपको अपने मम्मी पापा से या फिर अपने बुजुर्गों से ये सारी चीज़ें प्राप्त मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव टेम्परामेंट किसे जो है संदर्भित करता है। व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति, भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ, नैतिक मूल्य और चरित्र, संज्ञानात्मक अभिक्षमताएँ। तो आपको देखने से लग गया होगा दोस्तों कि भावनात्मक या फिर संवेगात्मक आपके अंदर जो भी चल रहा होता है, आप उसका जो है कैसे क्रोध, इच्छा, मनोकामना कैसे व्यक्त करते हैं आप, वही तो स्वभाव है, वही टेम्परामेंट है, वही आपकी पर्सनालिटी निर्धारित करने में भी ये भी सहयोग करता है। ठीक है, तो 9th का क्या सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बुद्धिमत्ता, सामाजिक पर्यावरण, सहपाठी समूह संबंध, आर्थिक स्थितियाँ। तो राइट आंसर दोस्तों आपका बुद्धिमत्ता। क्या सही है, बुद्धिमत्ता। यही बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बाकी सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक स्थितियाँ, सहपाठी समूह, ये तो बाहरी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझिए। जो एडजस्टमेंट है दोस्तों, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। स्व और पर्यावरण के बीच, यानी कि अपने और पर्यावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन बी, केवल जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन सी, सामाजिक मांगों की अनदेखी करना, या फिर बिना किसी प्रतिबंध के सभी इच्छाओं को पूरा करना। तो राइट आंसर दोस्तों, अपने और पर्यावरण के बीच में कैसे जो है सामंजस्य स्थापित किया जाता है, इसी का नाम है एडजस्टमेंट, समायोजन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उपलब्ध परीक्षण बनने में पहला कदम क्या है। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है। मूल्यांकन योजना लिखना, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना, सीधे प्रश्न तैयार करना, या फिर ग्रेडिंग प्रणाली का निर्णय करना। तो राइट आंसर दोस्तों आपका निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है। यानी कि जिसके पास औसत से कम बुद्धि है, ऐसे छात्रों के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए ताकि वो बच्चे भी क्या कर सकें, अपना अच्छा जो है दे सकें। बुनियादी चरणों को छोड़ देना, ये तो हो ही नहीं सकता। बिना व्याख्या के प्रदत्त कार्य, ये भी नहीं सही है। सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। कितना सही आंसर मिल रहा है आपको। अभ्यासकारी अभ्यासों से बचना, अगर आप इन सब कामों के करेंगे तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप जो कम बुद्धि वाला बच्चा है वो कैसे आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाते हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास, केवल परिपक्वता, शारीरिक थकावट, या फिर भावनात्मक तनाव। तो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन कब आते हैं, जब आप ट्रेनिंग लेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। थकावट आ जाने से भावनात्मक तनाव लेंगे, या फिर केवल मैच्योरिटी ही आपका ऐसा करेगा, तो फिर ये चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, देखने से ही लग रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है और फिर जो हेरिडिटी है, इसके बीच में पारस्परिक निर्भरता क्या बताता है। गुण केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं,
देखिए कितना सही नहीं है। गुण केवल वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं, ये भी नहीं सही है। एक ऑप्शन नीचे वाला देख लीजिए, ना तो वंशानुक्रम और ना ही पर्यावरण विकास को प्रभावित करते हैं, ये कैसे हो सकता है? सिंपल सा एक ही फंडा 15C। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होती है? वह विस्तृत प्रक्रिया को समाप्त करके मूल्यांकन को सरल बनाते हैं। ऑप्शन बी, वह शिक्षकों के सभी प्रकार के मूल्यांकन को प्रतिस्थापित करते हैं। वह केवल अंतिम श्रेणी पर जोर देते हैं, या फिर वह छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका, वह छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया और भी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्र के लिए एक भार, अमूल्य संसाधन, एक निर्भर व्यक्ति, या फिर सामाजिक रूप से निष्क्रिय अधिगमकर्ता? एक समय के लिए दोस्तों जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैं भी असमंजस की स्थिति में पड़ गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है अमूल्य संसाधन। क्या है? अगर समाज में प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो पूरे देश के लिए, समाज के लिए क्या है, अमूल्य संसाधन है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। यहाँ पर लिया राष्ट्र के लिए एक भार। ठीक है, एक निर्भर व्यक्ति यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर है। राष्ट्र के लिए एक भार का मतलब क्या है कि ये किसी न किसी को बर्डन साबित होगा, यानी कि भार साबित होगा ये। और सामाजिक रूप से निष्क्रिय अधिगम करता है। निष्क्रिय का मतलब क्या दोस्तों, कुछ भी सीख नहीं सकता, ना किसी को बता सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, वो क्या होता है, अमूल्य संसाधन होता है। क्या होता है? अमूल्य संसाधन। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने में संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता, स्थानिक बुद्धिमत्ता, या फिर तार्किक बुद्धिमत्ता? तो राइट आंसर दोस्तों आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, ये बुद्धिमत्ता का एक ऐसा प्रकार है जो व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को क्या करता है, व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? एक ऐसा कार्य जिसके लिए कई उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है। एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है, या फिर ऑप्शन सी विनाशकारी उद्देश्यों वाला पाठ, या फिर ऑप्शन डी असंबंधित पृष्ठभूमि शोर को प्रबंधित करना? तो राइट आंसर दोस्तों आपका एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? स्वर और व्यंजन के माध्यम से, पूर्ण वाक्यों के माध्यम से, रोने और ध्वनियों के माध्यम से, या फिर वस्तुओं की ओर इशारा करके? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, रोने और ध्वनियों के माध्यम से, कि वो सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाता, ना कुछ कह सकता, इशारा कैसे करेगा छोटा छोटा बच्चा? पूर्ण वाक्य तो बोल नहीं सकता, स्वर और व्यंजन के माध्यम से कैसे वो बोलेगा? रो करके बताता है। कैसे बताता है? रो करके। आरटी एक्ट 2009, ठीक है, धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम जो है प्राथमिक रूप से कैसा होना चाहिए? केवल वैश्विक भाषा यानी कि विश्व की भाषाओं के रूप में, सभी चरणों के लिए केवल अंग्रेजी भाषा हो, या फिर प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और फिर मातृभाषा हो, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म? 21। तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाती है तो वह शिक्षा का प्राथमिक माध्यम यही होना चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सकें, आसानी से उस चीज़ को सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंतता से बचने के लिए करता है? परिहार तंत्र, यानी कि उस चीज़ को अवॉइड कर दिया जाए, संज्ञानात्मक पुनर्गठन, पलायन द्वारा समायोजन, वहाँ से चले जाइए, या फिर बीमारी द्वारा समायोजन? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका पलायन द्वारा समायोजन। आप वहाँ से क्या कर सकिए, चले जाइए।
क्वेश्चन नंबर 23, अंतः वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तियों के भीतर विभिन्नताएं, विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं, ऑप्शन सी केवल शारीरिक विशेषताएं, या फिर केवल मानसिक विशेषताएं। तो जब दोस्तों केवल जुड़ जाता है ना, तो ऐसे ऑप्शन से हमेशा जो है सतर्क रहा करिए। ठीक है, अंतः वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्या है कि व्यक्तियों के भीतर में जो है कैसे जो है तरह तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है, उसी को अंतः वैयक्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? कक्षा चर्चाओं का प्रबंधन कैसे करें, शिक्षण शास्त्र के विश्वास को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना, छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना, हितधारकों के साथ उत्तरदायित्व को संबोधित करना। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी, शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, मिनेसोटा मल्टीपेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, कैटल का 16 PF स्केल, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। तो राइट आंसर दोस्तों आपका कैटल का 16 PF स्केल। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? मूल्यांकन, मापन, आकलन या फिर परीक्षण। तो राइट आंसर दोस्तों आपका मापन। क्या सही है? मापन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द कॉमन कज ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी? मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? ठीक है, यानी कि आपके मस्तिष्क में पीछे जो है कोई आघात लग जाता है या चोट लग जाता है, या फिर कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति हो जाती है, या फिर आनुवंशिक विकार है, खराब पोषण है, या फिर पर्यावरणीय कारक है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका जन्म से पहले या फिर जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति हो जाती है, उसी को मस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? एकीकरण का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो निरंतर प्रक्रिया तो निरंतरता का सिद्धांत होगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? अध्याय और उपअध्याय, लेबल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस, चित्र और एनिमेशन, समय रेखाएं और घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 29, तो राइट आंसर है दोस्तों आपका लेबल वाले नोट्स और फिर कनेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना यही है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, बुद्धिमत्ता केवल शिक्षा से बढ़ती है, बुद्धिमत्ता केवल माता पिता से विरासत में मिलती है, बुद्धिमत्ता केवल सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। तो आपको क्वेश्चन को आंसर देखने से ही पता चल गया होगा कि तीनों ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों दोनों से क्या होती है, निर्धारित होती है। ये जेनेटिक भी होती है और इन्वायरमेंटल फैक्ट भी क्या होता है, इस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सीरीज़ है दोस्तों, वो ऑप्शन ये चल रहा है, सीरीज़ ये है। इसी संबंधित हम अगला जो है टॉपिक आपका हिंदी का लैंग्वेज फर्स्ट लेकर के बहुत जल्द आप सभी लोगों के बीच में हाजिर होंगे।